Hi guys, in the previous video we had gone through the summary and important lines of chapter 7. In this video we will go through line by line of chapter 7 and read it together, and I will try to make it simpler for you guys. So let us begin. So chapter 7 begins with um, Jane Austen's words. Mr. Bennet's property consisted almost entirely in an estate of 2000 a year, which unfortunately for his daughters was entailed in default of heirs male on a distant relation. इसका मतलब है कि मिस्टर बेनेट का जो भी प्रॉपर्टी था और उनको आमदनी कितना का हो रहा था 2000 पाउंड का, जो कि इंडियन रुपीस में दो लाख रुपए हो जाते हैं, वो उनकी डॉटर्स को नहीं जाता। जैसे आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर्टी इक्वली इनहेरिट करते हैं जो भी चिल्ड्रन है, चाहे डॉटर है या सन है, लेकिन पहले के जमाने में सिर्फ सन करते थे। और क्योंकि मिस्टर बेनेट का कोई भी बेटा नहीं है तो वो फैमिली मेंबर या कोई भी अक्वेंटेंस को ही जाता जो कि मेल मेंबर थे उस फैमिली के। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिस्टर कोलिंस का नाम आएगा और यही है वो मेल एयर जो इनहेरिट करेंगे वेल्थ। और entailed का मतलब वही है, was to pass on to a near relation in case the person had no sons. And their mother's fortune, यानी कि वो मिसेस बेनेट जो बहुत ही वल्गर और मीन वुमन है, and their mother's fortune, though ample for her situation in life, could but ill supply the deficiency of his. इसकी मिसेस बेनेट जो कि जेन बेनेट एलिजाबेथ बेनेट की मदर है, उनका फॉर्चून, उनका जो भी वेल्थ है वो उसके लिए तो सफिशिएंट था। एम्पल मतलब सफिशिएंट होना या सही मात्रा में होना कि ठीक ठाक उससे काम चल जाएगा, लेकिन उसकी वो बहुत ही इल सप्लाई होता और उसका पूर्ति नहीं हो पाता उसके पूरे फैमिली का, उसकी ग्रोन अप डॉटर्स का। मिसेस बेनेट के बारे में बोला गया है, हर फादर हैड बीन एन अटॉर्नी इन मेरिटन। उनके पापा का पोस्ट था कोई लॉयर का था, कोई मेरिटन टाउन है और वहां पर लॉयर का वो काम करते थे। एंड हैड लेफ्ट हर 4000 पाउंड्स, और उसके लिए 4 लाख रुपए छोड़ के चले गए थे। फर्स्ट पैराग्राफ डन। नाउ लेट अस रीड फर्दर। शी हैड अ सिस्टर मैरिड टू अ मिस्टर फिलिप्स। मिसेस बेनेट की एक बहन थी जिसका शादी किसी मिस्टर फिलिप नाम के आदमी से हुआ था। Who had been a clerk to their father. मिस्टर फिलिप पहले क्लर्क का काम करते थे, वही रिसेप्शनिस्ट का और जो भी मेंटेन करना रहता होगा डायरी, ये सब सारा क्लर्कियल काम रहता था मिस्टर फिलिप्स का। एंड सक्सीडेड हिम इन द बिजनेस, और उनको क्योंकि वो शादी कर लिए मिसेस बेनेट की बहन से, तो इसीलिए उसके फादर का लॉयर वाला जो बिजनेस था उसको फर्दर आगे ले गए। एंड अ ब्रदर, मिसेस बेनेट का एक और ब्रदर है, सेटल्ड इन लंदन, जो कि लंदन में अभी रहता है, इन अ रिस्पेक्टेबल लाइन ऑफ ट्रेड, और बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया है, अच्छा ट्रेड करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करता है। उतना मेंशन नहीं है, बस इतना सा है, एंड दैट इज इट। हाँ, द विलेज ऑफ लॉन्गबर्न वॉज ओनली 1 माइल फ्रॉम मेरिटन, यानी कि इन लोगों का नानी का घर और मिसेस बेनेट का माँ का घर सिर्फ 1 मील दूर में है। लॉन्गबर्न और मेरिटन आसपास है। A most convenient distance for the young ladies who were usually tempted thither 3 or 4 times a week. यानी कि जो भी छोटी उसकी बेटी थी कैथराइन और लीडिया बेनेट, वो लोग के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया था, वॉकिंग डिस्टेंस हो गया था, नजदीक में था अब नानी का घर, तो जब मन तब चले गए मुंह उठा के वैसा बात हो गया। और दिदर मतलब ओल्ड इंग्लिश में देर होता है, 3-4 बार एक वीक में तो चले ही जाते थे। टू पे देयर ड्यूटी टू देयर आंट एंड टू अ मिलिनर्स शॉप जस्ट ओवर द वे। टू पे देयर ड्यूटी मतलब टू पे देयर रिस्पेक्ट, विजिट करना, एक ऑनर, अपना रिस्पेक्ट दिखाना भी होता है कि यस आई रिस्पेक्ट यू, इसीलिए मैं आपके घर आ रहा हूँ। और अपनी मौसी के घर जाते थे, मेटर्नल आंट के घर जाते थे, और एक मिलिनर्स शॉप के जो उसी समय आई एम रियली सॉरी, एंड टू अ मिलिनर्स शॉप जस्ट ओवर द वे। मिलिनर्स शॉप क्या होता है? मिलिनर उसको बोलते हैं वन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज कैप्स, हैट्स, बोनेट्स एंड हेडगियर। तो वही है, मिलिनर के शॉप पे भी चली जाती थी। ओवर द वे मतलब यही हुआ ऑपोजिट देयर आंट्स हाउस, मतलब उसकी मौसी का जो घर था उसके बगल में ही होगा, आसपास ही होगा मिलिनर का शॉप, तो वहां वो लोग चली जाती थी कैथराइन और लीडिया। The two youngest of the family, Catherine and Lydia,
were particularly frequent in these attentions. ये काम, ये विजिट करना अपनी मौसी के घर और मिलियनर की शॉप में जाना, ये सब चीज में वो लोग बहुत तेज थी और बहुत ही ज्यादा बहुत बार वहां जाती थी. Their minds were more vacant than their sisters. इसका मतलब है, मतलब नहीं बोलते ऊपर का मंजिला खाली है, यानी कि दिमाग से पूरा पैदल है, बहुत ही सिली है और बहुत ही बेवकूफ टाइप की लड़की है. दे आर डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, इसका मतलब वही हुआ, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है. एंड व्हेन नथिंग बेटर ऑफर्ड, अ वॉक टू मेरिटन वाज नेसेसरी टू अम्यूज देयर मॉर्निंग आवर्स एंड फर्निश कन्वर्सेशन फॉर द इवनिंग. और जब कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ भी ढंग का काम करने नहीं रह जाता था, तब बस अपने इंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए वो लोग चले जाते थे वहां पर, और वहां पर आराम से गॉसिप करते थे, गप करते थे, बातचीत करते थे. एंड हाउएवर बेयर ऑफ न्यूज द कंट्री इन जनरल माइट बी, they always contrived to learn some from their aunt. तो इसका मतलब आप लोग एक बार ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है नोटबुक बुक में, ये आप लोग लिख लीजिए कि even though there was little news to be had in the country, their aunt always had some news to share with them. In this case, it was news of the arrival of a military regiment in the neighborhood. इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक कंट्री है, कंट्री मतलब कंट्री साइड मतलब होता है विलेज साइड, सिर्फ देश नहीं होता है, एक होता है टाउन सिटी, यानी कि जो लंदन है, और ये मेरिटन, लॉन्गबर्न, नेदरफील्ड पार्क, ये सब कंट्री साइड है, यानी कि शहर से थोड़ा दूर विलेज देहात एरिया है. तो वहां पर ऑब्वियसली क्या, अब चहल पहल का तो होगा नहीं, लंदन जैसा हैपनिंग सिटी तो है नहीं जहां पर बहुत चीज मतलब मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस और देयर इज अ लॉट ऑफ हसल बसल, ऐसा कुछ है नहीं. तो वहां पर बेरली कुछ होता है. लेकिन यहाँ पर भी गॉसिप क्वीन, जो कि मौसी है, मिसेस बेनेट की जो बहन है, मिसेस फिलिप, उसका नाम हम लोग उनको मिसेस फिलिप के नाम से एड्रेस करेंगे. तो ये जो मिसेस फिलिप है, कंट्री में कुछ भी नहीं चल रहा है, सुनसान है, लेकिन फिर भी वो कहाँ से मैनेज कर लेती है गॉसिप निकालना, ये तो फिर भी कैथरीन लीडिया, दे कुड मैनेज टू एक्सट्रैक्ट सम गॉसिप फ्रॉम आर्न एंड टॉक अबाउट दैट. तो यही बेसिकली कहा जा रहा है यहाँ पर. At present, indeed, they were well supplied both with news and happiness by the recent arrival of a militia regiment in the neighborhood. और अभी फिलहाल अभी का अगर प्रेजेंट मोमेंट का बात किया जाए, तो उन लोगों को खबर भी मिल रहा था और खुशी भी मिल रहा था. किस बात से? एक मिलिट्री रेजिमेंट आए थे, बहुत सारे ऑफिसर और बहुत सारे सोल्जर्स आए थे. तो ऑब्वियसली यंग मैन होंगे जो पास में आए थे, और यंग मैन जब आए तो ऑब्वियसली दे आर फीमेल, तो दे विल बी इंटरेस्टेड इन मैन. तो इसके बाद ये इन लोगों के लिए एक बहुत अम्यूजमेंट का सोर्स हो गया था, उन लोगों को देखना, उन लोगों के साथ फ्लर्ट करना, उन लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होना, या जो भी बेसिकली होता है. It was to remain the whole winter and Meriton was the headquarters. वो जो रेजिमेंट आया था, वो पूरा ठंड वहां पर रहता, पूरा ठंड का मौसम में वहां रहता, और मेरिटन उन लोगों का हेडक्वार्टर तय किया गया था. अब यहाँ पर हम लोगों को जेन ऑस्टन उस समय का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे चुकी है. उस समय इंग्लैंड पे ना फ्रेंच इन्वेशन हो रहा था, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट कर रहे थे, और इसी बात के लिए उन लोगों ने हायर किया था कि कुछ लोग ऐसे सोल्जर को रखा था जो कि प्रोफेशनल आर्मी नहीं थे, लेकिन उन लोगों को सेफ्टी के लिए, सिटीजन के सेफ्टी के लिए वहां पर हायर किया गया था. तो मिलिटिया रेजिमेंट का मीनिंग आप लोग लिख लें, सिटीजन्स आर्मी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर आर्मी. प्रोफेशनल आर्मी नहीं होता था, ये लोग थोड़े डिफरेंट होते थे. जस्ट अ मिनट. Now, next paragraph. Their visits to Mrs. Phillips were now productive of the most interesting intelligence. अब जो मिसेस फिलिप को वो लोग विजिट कर रही थी, तो उन लोगों को पूरा अपना इंटेलिजेंस यूज करने का मौका मिल रहा था. Every day added something to their knowledge of the officers' names and connections. हर दिन जो विजिट कर रही थी, तो उनका और they were digging up the facts, मतलब खोद खोद के उन लोगों के ऑफिसर्स के बारे में जानना, क्या कर रहे हैं, क्या नाम है, क्या पोजीशन है, क्या रैंकिंग है, सब कुछ उसके बारे में पता कर रहे थे. मतलब पूरा इंटरव्यूअर बन गए थे वो लोग. Their lodgings were not long a secret, and at length they began to know the officers themselves. उन लोगों का जो रहने का ठिकाना था, वो ऐसा तो नहीं था कि कोई सीक्रेट जगह में रह रहे हैं. तो उन लोगों को अब विजिट भी करने लग गई थी. कैथरीन और लीडिया खुद से जाके उनसे मिलने लग गई थी. मिस्टर फिलिप्स विजिटेड देम ऑल, एंड दिस
and this opened to his nieces a source of felicity unknown before. मिस्टर फिलिप्स खुद वो उन ऑफिसर लोग को, उन मिलिट्री के आदमी लोग को विजिट कर रहे थे और ये एक नया द्वार खोल देता है खुशी का उसकी भतीजी लोग के लिए. They could talk of nothing but officers. दिन भर सिर्फ वहां पर कितने हैंडसम ऑफिसर हैं उन लोगों के बारे में बात करती रहती थी. दे आर सो अट्रैक्टिव, यूनिफॉर्म वर्दी वाले कितने हैंडसम हैं, बस ऐसे ही सिली सिली बात कैथरीन लीडिया कर रही थी. एंड मिस्टर बिंगलीज लार्ज फॉर्चून, द मेंशन ऑफ विच गेव एनिमेशन टू देयर मदर, वाज वर्थलेस इन देयर आईज व्हेन अपोज्ड टू द रेजिमेंटल्स ऑफ एन इंसाइन. यहाँ पर पहले आप लोग मीनिंग जान ले. एनिमेशन का मतलब है लाइवलीनेस या एंथुजियाज्म, रेजिमेंटल्स का मतलब वही हुआ मिलिट्री यूनिफॉर्म, और इंसाइन का मतलब हुआ लोएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर इन द नेवी और इन्फेंट्री, आर्मी में. तो उनकी मिसेस बिंगले को सबसे अच्छा और उसकी बेटी लोग को सबसे अच्छा क्या लगता था बात करने का, प्रॉपर्टी के बारे में, वेल्थ के बारे में. लेकिन अब उससे भी ज्यादा क्या पसंद आने लग गया था उन लोगों को, ऑफिसर्स के बारे में. दिन भर, हालांकि ये बहुत कॉमन बात है कि हमें जिसके लिए भी क्रश या लाइकिंग रहता है, वी टेंड टू टॉक मोर अबाउट देम, वी टेंड टू डिस्कस दैट विद आवर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो ये बहुत कॉमन, बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर दिखा रही है कैथरीन लीडिया. हालांकि सिली है लेकिन इन लोगों से यही एक्सपेक्टेड है, इन लोगों का एज भी कम है, सो वी कैन एक्सक्यूज देम. नाउ next paragraph. After listening one morning to their effusions on the subject, Mr. Bennet coolly observed. एक दिन सुबह में उन लोगों का यही बकवास सुन रहे थे. एफ्यूजन्स मतलब अनरिस्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स. तो उस लोगों का कंटिन्यूअस लॉन्ग टॉक सुन रहे थे, एकदम अनरिस्ट्रिक्ट बिंदास होकर के खुद को एक्सप्रेस वो लोग कर रही थी कि ओ माय गुडनेस कितने हैंडसम है वो लोग, कितने अट्रैक्टिव है, कितने चार्मिंग है, या जो भी है वो कैथरीन लीडिया बात कर रही थी. तब मिस्टर बेनेट अपना ओपिनियन देते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन पेश करते हैं जो भी वो नोटिस कर रहे थे. From all that I can collect by your manner of talking, you must be two of the silliest girls in the country. I have suspected it some time, but I am now convinced. वो बोले अभी तक जितना भी तुम लोगों का बातचीत की तरीका से या कन्वर्सेशन का जो मटेरियल मैं देख रहा हूँ, उससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम दोनों निहायती बेवकूफ किस्म की लड़की हो. मुझे इस बारे में थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन अब तो मैं एकदम से पक्का ये मेरे मन में हो गया है, मैं कन्विंस हो गया हूँ कि तुम दोनों बहुत ही बेवकूफ हो. कैथरीन वॉज डिसकंसर्टेड, थोड़ी अपसेट हो गई ये सुन के, एंड मेड नो आंसर, कोई जवाब नहीं दी. But Lydia, with perfect indifference, continued to express her admiration of Captain Carter. कैथरीन थोड़ा सेंसिटिव टाइप की है तो ऑब्वियसली बुरा लग गया उसे, लेकिन लीडिया जो कि बहुत स्टाउट है और बहुत ही स्टबन टाइप की है, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. इंडिफरेंस मतलब वही श्रग कर दी कि अच्छा कमेंट किए, पापा कुछ बोले तो बोले, और वो खुद अपना अपना जो भी टॉडलर्स का लॉन्ग टॉक हो रहा है वो अपना बोले जा रही है कि कैप्टन कार्टर कितने अच्छे हैं और वो उनको कितना पसंद करती है. एंड हर होप ऑफ सीइंग हिम इन द कोर्स ऑफ द डे एज ही वाज गोइंग द नेक्स्ट मॉर्निंग टू लंदन. और वो चाह रही थी कि वो उनको आने वाले थोड़े दिन में देख ले, क्योंकि उसके बाद वो लंदन शिफ्ट होने वाले थे. आई एम एस्टोनिश्ड माई डियर, सेड मिसेस बेनेट, दैट you should be so ready to think your own children silly. वो बोलती है मिसेस बेनेट, जो कि खुद ही बहुत बेवकूफ और वल्गर वुमन है, वो बोलती है कि मुझे आश्चर्य होता है मिस्टर बेनेट कि आप अपने ही बच्चों को कैसे बेवकूफ बोल सकते हैं, सिली या हाँ बेवकूफ अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं. इफ आई विश्ड टू थिंक स्लाइटिंगली ऑफ एनीबडीज चिल्ड्रन इट शुड नॉट बी ऑफ माई ओन. However, स्लाइटिंगली मतलब थोड़ा मीन वे में सोचना या थोड़ा लो सोचना. अगर मैं किसी के बारे में थोड़ा नीचा ओपिनियन भी रख रही हूँ, तो वो मैं अपने ही बच्चों के ओन ब्लड के बारे में नहीं सोचूंगी ऐसा, मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचूंगी ऐसा. तब मिस्टर बेनेट बोलते हैं यहाँ पर, If my children are silly, I must hope to be always sensible of it. तो वो बोल रहे हैं अगर मेरे बच्चे हैं बेवकूफ तो हैं, और मुझे इतना तो सेंसिबल होना चाहिए कि मैं इस बात को एक्नॉलेज कर पाऊँ कि हाँ वो बेवकूफ हैं. तब मिसेस बेनेट बोलती हैं yes, but as it happens they are all of them very clever. हाँ आप बोल सकते थे, लेकिन अभी के हिसाब से तो ये लोग बहुत ही तेज हैं, ये लोग बहुत ही वाइज हैं. मिसेस बेनेट का ऐसा कहना है. अब मिस्टर बेनेट बोलते हैं
This is the only point I flatter myself on which we do not agree. I had hoped that our sentiments coincide in every particular, but I must so far differ from you as to think our two youngest daughters uncommonly foolish. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा, डिसअग्री करना चाहूंगा। हम लोगों की जो यंगेस्ट डॉटर, दो सबसे छोटी बेटी है, कैथराइन और लीडिया, किटी और लीडिया, ये लोग बहुत ही ज्यादा वही बेवकूफ है, फुलिश है। My dear Mr. Bennet, you must not expect such girls to have the sense of their father and mother. When they get to our age, I dare say they will not think about officers any more than we do. मिसेस बेनेट क्या बोलती हैं कि आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अपनी दोनों छोटी बेटी से कि उन लोगों के पास हम दोनों जितना सेंसिबिलिटी आ जाए या विजडम आ जाए, बिकॉज उन लोगों के पास विजडम ऑफ द एजेस है, उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली वो लोग छोटी हैं, तो आप लोगों को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए मिस्टर बेनेट। जब तक वो हम लोगों की एज में कैथराइन और लीडिया आएगी, तब वो लोग ऑफिसर्स के बारे में नहीं उतना सोचेगी। जब वो लोग बड़ी हो जाएगी तब वो लोग ये बचपना नहीं करेगी, यही कहना है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई लाइक्ड अ रेड कोट माई सेल्फ वेरी वेल। मिसेस बेनेट अपने बारे में बता रही है कि कोई रेड कोट पहनते होंगे कोई आदमी, तो उसको भी अपने टीनेज टाइम में या एडोलेसेंस में वो पसंद करती होंगी। तो वही बता रही है कि ये क्रश होना, लाइकिंग होना, किसी के लिए इन्फैचुएटेड फील करना, ये सब बहुत ही नॉर्मल है, और जैसे इनका एज होगा तो ये दे विल कम आउट ऑफ दिस फेज। एंड इंडीड सो आई डू स्टिल एट माई हार्ट, और मैं अभी भी उस इंसान को पसंद करती हूँ जो रेड कोट पहना करते थे। एंड इफ अ स्मार्ट यंग कोलोनल with 5 or 6 thousand a year should want one of my girls, I shall not say nay to him. बस इसका मिसेस बेनेट का तो हर हमेशा सेटिंग करना है अपनी बेटी को किसी वेल्दी घर में। तो वही बोलती हैं कि अगर कोई भी 5 या 6 हजार पाउंड एक साल में कमाते रहेंगे कोई भी कोलोनल या कोई भी ऑफिसर, तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगी अपनी किसी एक बेटी का उनसे शादी करवाने के लिए। एंड आई थॉट कोलोनल फोस्टर लुक्ड वेरी, अब कोई कोलोनल फोस्टर का नाम मेंशन हुआ है, तो एक कोलोनल कार्टर आए थे जिसको कैथराइन पसंद करती थी, अब यहाँ पर कोलोनल फोस्टर को आए हैं। ये सब रैंडम नाम है। कोलोनल फोस्टर becoming the other night at Sir William's in his regimentals. कोलोनल फोस्टर के बारे में बोल रही हैं कि वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। Mama, cried Lydia, my aunt says that Colonel Foster and Captain Carter do not go so often to Miss Watson's as they did when they first came. She sees them now very often standing in Clark's library. लीडिया बोलती हैं कि कोलोनल फोस्टर और कोलोनल कार्टर को कोई मिस वॉटसन का यहाँ पे रैंडम नेम आ गया है। ये मैंने सर्च किया था बट मिला नहीं। अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड इट विल बी, आई want that this should be a two-way interaction session, not my lecture or monologue, because we are studying this together, and I'm not like a teacher, I'm like a friend or a companion for you who can just read with you. So yeah, this is it. तो हाँ, यहाँ पर वही बात हो रहा है कि कोलोनल कोटर और कोलोनल कार्टर और कोलोनल फोस्टर को वो अभी नहीं फिलहाल फ्रीक्वेंटली विजिट करते हुए देख पा रही थी। मिसेस बेनेट was prevented replying by the entrance of the footman. मिसेस बेनेट लीडिया के इस बात का कुछ जवाब दे पाते हैं कि तभी एक फुटमैन आते हैं। फुटमैन कौन होते हैं? मैन सर्वेंट who admits visitors or waits at table with a note for Miss Bennet. कोई एक आते हैं सर्वेंट जो कि एक लेटर लेके आते हैं मिस बेनेट के लिए, और ये मिस बेनेट है जेन बेनेट, वो सबसे बड़ी सिस्टर है ना, इसीलिए उसको मिस बेनेट बोलते हैं थ्रू आउट द नॉवल में। With a note for Miss Bennet, it came from Netherfield and the servant waited for an answer. ये नेदरफील्ड पार्क से आया था, यानी कि बिंगलेस की तरफ से आया था, अमीर परिवार की तरफ से आया था, और सर्वेंट जो है वो रुकता है जवाब के लिए। मिसेस बेनेट्स eyes sparkled with pleasure and she was eagerly calling out while her daughter read. Just a minute. हाँ, मिसेस बेनेट का आंख बिल्कुल चमक उठता है खुशी से जैसे ही वो उसको पता चलता है कि नेदरफील्ड पार्क से उसकी बेटी के लिए आया है कुछ, और उसकी बेटी तब तक वो पढ़ती है लेटर।
वेल जेन, हु इज इट फ्रॉम? व्हाट? अब मिसेस बेनेट का सवाल चालू हो जाता है. शी बम्बार्ड्स विथ हर क्वेश्चंस. Well, Jane, who is it from? What is it about? What does he say? Well, Jane, make haste and tell us. Make haste, my love. एकदम बहुत ही क्रेजी वुमन है, बहुत ही डेस्परेट है, बोल रही है हेस्ट मतलब होता है जल्द, जल्दी बताओ, कहाँ से आया है, कौन लिखा है, क्या कह रहा है लेटर में, सब कुछ बताओ. It is from Miss Bingley, said Jane, and then read it aloud. ये मिस कैरोलाइन बिंगले की तरफ से आया है और फिर वो जोर से लेटर को पढ़ती है. माय डियर फ्रेंड, if you are so if you are not so compassionate as to dine today with Luisa and me. ये ल्यूजा मिसेस हर्स्ट ही है. मिसेस हर्स्ट का जो फर्स्ट नेम होगा वो ल्यूजा होगा, ल्यूजा बिंगले, और शादी के बाद वो मिसेस हर्स्ट बन गई होंगी. With Luisa and me, we shall be in danger of hating each other for the rest of our lives, for a whole day's tete-a-tete between two women can never end without a quarrel. अब यहाँ पर बस कठिन है लेकिन बहुत ही बकवास बात है और बहुत ही सिली बात है. यहाँ पर क्या कह रही है कैरोलाइन बिंगले लेटर में कि आप प्लीज हम लोगों के ऊपर थोड़ा दया करिए और हम लोगों के लिए कंपैशन रखिए और लूजा और मेरे साथ डिनर करिए, क्योंकि अगर हम दोनों बहन पूरा दिन सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं और हम दोनों वन टू वन टॉक करते हैं, देन दैट कन्वर्सेशन विल एंड अप इन आर्ग्यूमेंट एंड फ्रिक्शन. हम लोगों का झगड़ा हो जाएगा, हम लोग स्मूथ टॉक नहीं होगा, क्योंकि अगर दो वुमेन पूरा दिन अकेले उन दोनों को छोड़ दिया जाए बात करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दोनों अच्छे से बात करती है और खाना खाकर डिनर करके सो जाती हैं. उन लोगों के बाद में कुछ ना कुछ एक पॉइंट आएगा जहां पर कन्वर्सेशन में फ्रिक्शन आएगा, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट होगा. वही बोल रही हैं बेसिकली. तो इसीलिए अगर आप आ जाएंगी तो 3 लोग रहेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा झगड़ने का. टीट टीट मतलब होता है अ फ्रेंच एक्सप्रेशन मीनिंग लिटरली हेड टू हेड एन इंटीमेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स. तो वी शैल बी इन डेंजर ऑफ हिटिंग ईच अदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. तो हम दोनों का अगर मान लीजिए झगड़ा हो जाएगा बातचीत करने के दौरान में, किसी भी डिसएग्रीमेंट में जहाँ पे हम दोनों अग्री नहीं करते एक दूसरे से, तो हम दोनों एक दूसरे को पूरा जिंदगी नफरत कहीं करेंगे. कम एज सून एज Come as soon as you can on the receipt of this. आप जल्द से जल्द आ जाइए जब आपको ये लेटर मिलता है. My brother and the gentlemen are to dine with the officers. मेरे भाई और मिस्टर डार्सी के बारे में बोला गया है, वो लोग ऑफिसर्स के साथ डिनर करेंगे. Yours ever, कैरोलाइन बिंगले. ये था लेटर. With the officers cried With the officers cried Lydia. लीडिया का तो बस कान खड़ा हो जाता है जैसे ही ऑफिसर्स के बारे में सुनती है. शी इज लाइक क्रेजी आफ्टर ऑफिसर्स, मतलब ह्यूज फैन क्रश है इसका या जो भी कहा जाए, मतलब बहुत ही क्रेजी है. आई वॉन्टेड माई आंट डिड नॉट टेल अस ऑफ दैट. ये मिसेस फिलिप हम लोगों की मौसी इस बारे में क्यों नहीं बताई कि वो लोग डिनर करने वाले हैं. डाइनिंग आउट सेड मिसेस बेनेट. दैट इज वेरी अनलकी. पता नहीं अनलकी क्यों बोल रही है कि बाहर खा रहे हैं. Can I have the carriage? said Jane. Jane बोली, उस समय obviously कार नहीं होता था तो वो Jane बोलती है जो हॉर्स एक कैरियज को चेज, मतलब कि कैसे समझाऊं, कुछ पालकी टाइप का होगा या फिर बग्घा गाड़ी. हाँ, आई थिंक इट इज कॉल्ड बग्घा गाड़ी. तो कैरियज क्या मैं ले जा सकती हूँ? तो मिसेस बेनेट बोलती हैं, नो माय डियर, यू हैड बेटर गो ऑन हॉर्स बैक बिकॉज इट सीम्स लाइकली टू रेन एंड देन यू मस्ट स्टे ऑल नाइट. वो अब मिसेस बेनेट अपना डेस्परेशन अलग ही लेवल का दिखा रही हैं. क्या बोल रही हैं कि नहीं तुम हॉर्स बैक पे मत, तुम सॉरी कैरियज मत लो, तुम हॉर्स घुड़सवारी करके जाओ वहां पे क्योंकि यहाँ बारिश पड़ेगा. अब क्या प्लान है इनका कि अगर बारिश पड़ने लग जाता है और कैरियज से जाती है तब तो पूरा एक सेफ एनवायरनमेंट रहेगा, तब तो कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा नेदरफील्ड पार्क में रुकने का. और वहीं अगर ये चली जाती हैं घोड़े के पीठ पे सवार होकर, तो वहां पर उन लोगों को रोक लेगी शायद कि नहीं आप नहीं जाइए, आप भीग जाइएगा. ये इस तरह से वो अपना ही अलग सेटिंग करने में है, डेस्परेशन दिखा रही है. तो इसका ये अल्टीरियर मोटिव मिसेस बेनेट का यही है कि उसकी बेटी घोड़े पे सवार होकर जाए और बारिश पड़ने लग जाए, बस उसको वहां पर रुकना पड़ जाए नेदरफील्ड पार्क में, और इससे क्लोजनेस बढ़ जाएगा मिस्टर बिंगले के साथ अगर रहती है वहां नेदरफील्ड पार्क में. That would be a good scheme, said Elizabeth, if you were sure that they would not offer to send her home. वो बोले कि एलिजाबेथ बोलती हाँ ये प्लान तो अच्छा लग रहा है, आइडिया तो अच्छा लग रहा है, अगर आप श्योर हैं कि वो लोग इतने काइंड रहते हैं कि रुकने बोल देते हैं. आप कैसे इतना श्योरिटी के साथ कह सकते हैं?
कि वो लोग रुकने बोलेंगे ही। ये भी तो बोल सकते कि हाँ बारिश पड़ रहा है, इंडिफरेंस भी तो दिखा सकते कि हाँ पड़ रहा है तो पड़ रहा है, हमें क्या। तो फिर शायद उसे वापस भी घर भेज दें, तो घुड़सवारी करके हॉर्स के बैक पे जाए भी वो भींग के और आए भी वो बारिश में। इट वॉज अबाउट टू रेन, बारिश उस समय नहीं पड़ रहा था। So this is it, and in the next video we will cover second part, and I will finish in that video chapter 7, and then we will jump on to chapter 8. So this is it. Thank you, and yeah, leave your comments. I would love to read them.